स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसके पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, लिपिड का टोटल कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने चर्चा की है। आज एक शॉर्ट रिवीजन विथ बेस्ट कंटेंट पे हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। इससे प्रश्न बहुत पूछता है आपका, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के नाते मैं यह शॉर्ट रिवीजन आज लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो कैसे रूट्स के थ्रू जो है प्लांट्स के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। क्लास टीचिंग के दौरान मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक बार जो है मॉडिफाई करने का प्रयास मैं इस लेक्चर के माध्यम से करूंगा। तो आप सभी जुड़िए और बातों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि फिजियोलॉजी को लेकर के जो लोगों के मन में भ्रम है, फिजियोलॉजी आती नहीं है, तो फिजियोलॉजी तभी आएगी जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। और कॉन्सेप्ट बिल्डअप तब होगा जब डिफरेंट थिंग्स को आप डिफरेंट तरीके से सोचेंगे या डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं लेकर के आपके सम्मुख हूँ, और आप सभी लोग जुड़े, अपने मित्रों को शेयर करें, सभी को बुला लें, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और इसके ग्रोथ में, चैनल आपका है, आप इसके ग्रोथ में, इसके सब्सक्राइबर बढ़ाने में, इसके व्यू टाइम्स को बढ़ाने में जो है आप मेरी मदद करें, ठीक है। मैं आपके साथ हर समय खड़ा रहूंगा, ठीक। तो देखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको समझाता चलूंगा, वन बाय वन सारी चीजों को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो पहली चीज जो ये है, अपॉन सीड जर्मिनेशन द एम्ब्रियोनिक रूट कॉल्ड रेडिकल ग्रो एंड डेवलप इनटू फर्स्ट रूट। तो यहाँ पे फर्स्ट रूट के डेवलपमेंट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए तो रूट्स के थ्रू होता है। और रूट्स का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो रेडिकल से होता है। प्लूम्यूल और रेडिकल, जब भी कोई सीड जो है जर्मिनेट करती है तो दो चीजें निकलती हैं, एक प्लूम्यूल निकलता है और दूसरा रेडिकल निकलता है, ठीक है। प्लूम्यूल और रेडिकल, और प्लूम्यूल से जो है वह स्टेम का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल से जो है रूट का फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर पूछ देता है कि किससे जो है रूट बना और किससे जो है स्टेम बना। तो ध्यान रखिएगा कि आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर रूट, तो रेडिकल से क्या बना, रूट बना, ठीक है। अब ए डेवलपिंग रूट हैज 4 जोन। तो रूट का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके अंदर 4 जोन होता है। पहला होता है रूट कैप, दूसरा होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, तीसरा होता है रीजन ऑफ इलांगेशन, और चौथा होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान दें तो यह 4 जोन होते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर एक रूट को अगर देखें, सपोज दैट कि मानिए कि यह रूट है, तो इसमें ये जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको आप कहते हैं रूट कैप, क्योंकि यह जो है कैप के समान रूट पे जो है क्या होता है, लगा होता है। कैप के समान रूट पे क्या होता है, लगा होता है। और इसके बाद जो है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे एक क्यूसेंट सेंटर होता है। यहाँ के सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक नेचर के होते हैं और हर समय डिवाइड होते हैं, और डिवीजन के फलस्वरूप जो है क्या बनाते हैं, नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जब यहाँ से सेल्स जो डिवाइड होते हैं तो यही सेल्स जो डिविजिबल सेल्स हैं यह इलांगेट होते हैं, यानी कि ये इलांगेशन करते हैं। तो इसी जिस रीजन के अंदर जो है डिविजिबल सेल्स का या न्यूली फॉर्म सेल्स का इलांगेशन होता है उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ इलांगेशन। और लास्ट अगर आप समझें तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यानी कि जहां पे सेल क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो ये 4 रीजन है, आपको भूलने नहीं चाहिए। किसी भी रूट के जो है कितने रीजन होते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो रूट के अंदर कितने रीजन है भाई, तो रूट के अंदर 4 रीजन। पहला जो है आपका रूट कैप है, दूसरा जो है आपका रीजन ऑफ सेल डिवीजन है, और तीसरा जो है रीजन ऑफ सेल इलांगेशन है, और चौथा जो है आपका क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो 4 जोन, पहला जो है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन हो गया, दूसरा जो है रीजन ऑफ सेल इलांगेशन हो गया, तीसरा जो है क्या है आपका रीजन ऑफ सेल डिवीजन हो गया, और चौथा क्या हो गया, रूट कैप।
अब सबका अपना अलग अलग कार्य है। पहली चीज तो यह है कि रूट जो है लंबाई में वृद्धि करती है किस लिए, तो वाटर के सर्च में, यानी कि वाटर के सोर्स तक जो है यह पहुंचती है और लंबाई में वृद्धि करती है। तो बहुत कॉमन सी बात यह है कि अगर रूट कैप नहीं होता और सेल अगर अपने लंबाई में वृद्धि करना प्रारंभ करती तो ये जो इसका एपिडर्मल रीजन है यह जो है क्या हो जाता, मिट्टी के दबाव के कारण या मिट्टी से घर्षण के कारण खत्म हो जाता। तब इसका ये जो रीजन ऑफ सेल डिवीजन है वो भी खत्म हो जाएगा और सेल जो है अपनी लंबाई में वृद्धि नहीं करेगी। तो सीधी सी बात मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रूट कैप है यह प्रोटेक्टिव नेचर का होता है और डेवलपिंग रूट को या ऐसा रूट जो ग्रोथ कर रहा हो उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रूट कैप। इसके नीचे का जो रीजन है उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन। तो भैया जब यह रूट जो है अपनी लंबाई में वृद्धि करेगा तो रूट की लंबाई में वृद्धि होने का मतलब कि सेल्स के अंदर भी वृद्धि होगी और सेल जो है डिवाइड होगा और कुछ सेल जो है अपनी लंबाई में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो सेल पहले तो ऐसा रीजन होना चाहिए जहां से सेल डिवाइड हो और दूसरा ऐसा रीजन होना चाहिए जहां पे सेल क्या हो, इलांगेट हो। तो यह दोनों रीजन भी जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। जो अब ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क ऑफ रीजन ऑफ सेल डिवीजन एंड रीजन ऑफ सेल इलांगेशन, तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन जो है नए सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है, जो इसके रूट के डेवलपमेंट में या ग्रोथ में मदद करता है। और रीजन ऑफ इलांगेशन जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पांसिबल होता है, यानी कि वो अपने प्रॉपर शेप को प्राप्त करते हैं और प्रॉपर शेप को प्राप्त करने के बाद वह कन्वर्ट हो जाते हैं क्या, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां से बता दूं बहुत इजीली क्लियर कि ये रूट कैप जो है वो बढ़ता रहता है, धीरे धीरे ये सेल लंबाई में अपनी वृद्धि करती है, रूट कैप बढ़ता रहता है। ये जो रीजन ऑफ सेल डिवीजन है यह भी जो है धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट होता रहता है और जो पीछे के सेल्स होते हैं वो रीजन ऑफ सेल इलांगेशन और रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन की तरफ क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, यानी कि वो मैच्योर होते चले जाते हैं। ठीक, अब आइए अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखें। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपके समझ में आई होगी। अगर मेरी बात आपके समझ में आ रही हो तो एक बार जो है आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें फटाफट, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब आगे देखें आप। तो दूसरे पैराग्राफ में द रीजन ऑफ मैच्योरेशन इज समटाइम आल्सो कॉल्ड द रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट हेयर जोन। रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन आर रूट हेयर जोन, कौन सा रीजन है भैया, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो वास्तव में आप ध्यान दें कि जो रूट है ये रूट जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, ठीक है ना। वाटर के डायरेक्ट संपर्क में जो एपिडर्मिस से जो रूट हेयर निकले होते हैं वही जो है वाटर के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं और इन्हीं के रास्ते जो है वाटर क्या करता है, रूट के अंदर इंटर करता है। तो इसीलिए जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, अब ये पाया कहां पे जाएगा भैया, तो जो सेल मैच्योर हो जाएंगे उन्हीं का एपिडर्मिस जो है इलांगेट होकर के रूट हेयर का फॉर्मेशन करेगा। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के सेल्स, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के सेल्स के जो एपिडर्मिस होंगे वह इलांगेट होकर के जो है रूट हेयर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यह यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और बहुत बड़ा इसके अंदर वैक्यूल होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो है एक लार्ज वैक्यूल होता है और यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, तो ये इसीलिए जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन को जो है ये क्या कह दिया गया, रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन आर रूट हेयर जोन। अब आगे देखिए रूट हेयर्स का क्या है भैया, तो रूट हेयर्स आर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस दैट सर्व टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये रूट हेयर से फायदा क्या होगा, तो रूट हेयर से फायदा ये होगा कि ये जो है पहली चीज तो ये है कि यह इस रूट के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। सरफेस एरिया का मतलब ये है कि इसके अब जब इसमें जो है लेटरल आउटग्रोथ निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि अब इस रूट का जो है, अगर सिंपली इस रूट को हम समझें तो आप देखेंगे तो इस रूट का जो है बहुत कम पोर्स, ये सारे भाग जो हैं सॉइल और वाटर के संपर्क में होंगे। लेकिन जैसे ही एक रूट हेयर का विकास होगा तो अब इस रूट का जो सरफेस एरिया है सॉइल और वाटर के संपर्क का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो है इंक्रीज्ड सरफेस एरिया जो है प्रदान करती है किसके लिए, सॉइल, और सॉइल के अंदर से जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, आगे देखें
कि इन दिस रीजन सेल मैच्योर्स इनटू वेरियस टाइप ऑफ प्राइमरी टिश्यूज, और इसी रीजन में, किस रीजन में, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, या रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो है ये जो सेल्स बन रहे हैं ना, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो है बहुत सारे प्राइमरी टिश्यूज में जो है वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमको ये देखना होगा कि व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर एक रूट का हम क्रॉस सेक्शन काटें, एक टीएस काटें, तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है। सबसे पहली लेयर किसकी होगी भाई, एपिडर्मिस की। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो एपिडर्मिस के नीचे आपको कॉर्टेक्स दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, कॉर्टेक्स। सबसे ऊपर क्या, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे क्या दिखेगा भैया, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के नीचे अगर आप जाएंगे तो कॉर्टेक्स के नीचे आपको क्या दिखेगा, देखिए कॉर्टेक्स के नीचे इंडोडर्मिस दिखेगा। क्या दिखेगा भैया, तो कॉर्टेक्स के नीचे दिखेगा इंडोडर्मिस, ये हो गई आपकी इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के नीचे इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के अगर नीचे आप चले जाएं तो आपको दिखेगा जाइलम। क्या दिखेगा भैया, जाइलम दिखेगा। इंडोडर्मिस के नीचे क्या दिखेगा, जाइलम, ठीक है, इंडोडर्मिस के नीचे जाइलम। और इसके नीचे क्या दिखेगा, फ्लोएम आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, फ्लोएम दिखेगा। इसके नीचे फ्लोएम दिखेगा। बीच में आपको आपके यहाँ पे जो है इसमें कैम्बियम भी आपको दिखेगा। बीच में और क्या दिखेगा, कैम्बियम भी आपको दिखेगा इसके बीच में, ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या दिखेगा, कैम्बियम भी दिखेगा। और जाइलम और फ्लोएम के बाद आपको क्या दिखेगा, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, एंड ये पेरिसाइकिल नहीं, यहाँ पे पिथ होगा, ठीक है, यहाँ पे पिथ होगा। अदरवाइज जो है इंडोडर्मिस के नीचे जो है वो पेरिसाइकिल पाया जाता है। यहाँ पे ये चीजें जो है गलत है, ठीक है। सारे रीजन्स आपको बता दिए गए हैं, ठीक। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस एपिडर्मिस से निकलेगा रूट हेयर, एपिडर्मिस से निकलेगा क्या, रूट हेयर। उसके बाद एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, ठीक है। यही जो है सीक्वेंस है किसका, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है। अगर एक टीएस काटेंगे एक डाइकॉट रूट का तो आपको यही रीजन्स आपको दिखेंगे। सबसे ऊपर आपको रूट हेयर दिखेगा, उसके बाद जो है आपको एपिडर्मिस दिखेगी, फिर कॉर्टेक्स दिखेगा, फिर इंडोडर्मिस दिखेगी, फिर पेरिसाइकिल दिख जाएगी, फिर जाइलम दिख जाएगा, और फिर फ्लोएम दिख जाएगा। तो इस तरह से जो है इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए रूट इन क्रॉस सेक्शन वुड हैव एन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम एंड पेरिसाइकिल। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन the hydrostatic tension which develops in the xylem conducting element of root draws water from the soil through the intervening tissues of cortex etc. ठीक है। तो अब बात ये उठती है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, यहाँ मैं आपको एक प्लांट बना के दिखा रहा हूँ। ये कोई प्लांट है, इस प्लांट का ये स्टेम है और ये रूट है, ठीक है ना। इस प्लांट का ये स्टेम है और ये रूट है, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ही लीव्स से ट्रांसपिरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, तो एक टेंशन पूल बनेगा किसके अंदर, जाइलम के अंदर। इसके अंदर जो जाइलम स्ट्रैंड है, इसके स्टेम के अंदर जो जाइलम स्ट्रैंड है, इसके अंदर एक टेंशन पूल बनेगा। और यह जो टेंशन पूल है इस जाइलम, यहाँ लीफ के जाइलम से लेकर के रूट के जाइलम तक बन जाएगा, ठीक। अब रूट के जाइलम में जो टेंशन पूल बनेगा वो जो है पेरिसाइकिल के सेल्स पे बन जाएगा, फिर जो है इंडोडर्मिस के सेल्स पे बन जाएगा, फिर जो है वही टेंशन जो है कॉर्टिकल लेयर पे आ जाएगा, वही टेंशन जो है आपके एपिडर्मिस पे पहुंच जाएगा, और फिर वही टेंशन जो है रूट हेयर में पहुंचेगा। तो जैसे ही वह टेंशन रूट हेयर से डेवलप होगा तो यहाँ से वाटर क्या हो जाएगी, इसके अंदर मूव कर जाएगी, और फिर ये धीरे धीरे जो है ट्रांसपिरेटरी पूल के कारण जो है ऊपर तक क्या हो जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन का, ये प्रोसेस है, ठीक, थ्रू ट्रांसपिरेटरी पूल। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन एक कॉमन कॉन्सेप्ट आप समझिए कि किसके कारण होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक टेंशन जो है वो रिस्पांसिबल है किसके लिए, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। और देखिए लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन द हाइड्रोस्टैटिक टेंशन विच डेवलप इन द जाइलम कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ रूट ड्रॉज वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू द इंटरवेनिंग टिश्यूज ऑफ कॉर्टेक्स एक्सेट्रा। तो रूट से जो है वह वाटर को क्या कर लेता है, ड्रॉ कर लेता है, किसके थ्रू, इंटरवेनिंग सेल्स। किसके इंटरवेनिंग सेल्स, कॉर्टेक्स एक्सेट्रा के इंटरवेनिंग सेल्स के, ठीक है। अब देखिए
एक्चुअल वाटर मूवमेंट क्या है? तो द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन इज द रिजल्ट ऑफ ट्रू प्रोसेस। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वाटर का जो मूवमेंट होता है वह दो प्रोसेस के थ्रू जो है होता है। एक जो है डिफ्यूजन और दूसरा जो है बल्क फ्लो। डिफ्यूजन एंड बल्क फ्लो। तो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये डिफ्यूजन की जो कॉन्सेप्ट है वह जो है सॉलिड लिक्विड गैस में आप देखेंगे, और इसमें होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट हो तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जब सॉलिड लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगता है तो इसी को हम कहते हैं क्या? डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखें कि होता क्या है इसमें। देखें कि द साइज ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल परमिट इट टू पास थ्रू ए बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वुड बी लार्जली ए डिफ्यूजन मूवमेंट। ठीक है ना, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वह लार्जली जो है वह डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसको किसमें कहा गया है? फिलिक्स लॉ में कहा गया। फिलिक्स लॉ, फिलिक्स लॉ क्या है ये अगर पूछें तो देखिएगा यहां से फिलिक्स लॉ जो है वो डिफाइन होता है कि द साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल परमिट्स इट टू पास थ्रू द बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वुड बी लार्जली डिफ्यूजन मूवमेंट। कौन कह रहा है? फिलिक्स लॉ कह रहा है कि यह डिफ्यूजन मूवमेंट है। आगे देखिए कि द मेम्ब्रेन आल्सो पजेस इंटीग्रल प्रोटीन। मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, और ये इंटीग्रल प्रोटीन्स करते क्या है ये देखिए कि दे वन इन्वॉल्व विथ वाटर ट्रांसपोर्ट कार्ड। ये जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इस इंटीग्रल प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एक्वापोरीन। क्या कहते हैं? एक्वापोरीन। ठीक है, तो ये देखिए नई चीज आपको मैं इसमें बता रहा हूं। एक्वापोरीन कैसे होगा वाटर का मूवमेंट? फिलिक्स लॉ के अनुसार, जैसे मान लीजिए ये सेल है, कौन सा सेल है? रूट हेयर का सेल है, तो इसके अंदर वाटर का मूवमेंट जो है मैक्सिमम वाटर का मूवमेंट थ्रू डिफ्यूजन होगा, यानी कि इधर का कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगा और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन लो होगा। तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के सापेक्ष, ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है किधर हो जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यह प्रक्रिया जो है क्या हो जाएगी? डिफ्यूजन हो जाएगी। अगर इसके बाद अगर वाटर इसके अंदर इंटर नहीं करता है सॉरी अगर वाटर इंटर नहीं करता है तो इसके इस प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन के लेयर में जो है कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो इसके लेयर में होते हैं, और यह इंटीग्रल प्रोटीन का नाम है एक्वापोरीन। और यह एक्वापोरीन जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जबरदस्ती उठा के क्या करते हैं? पटक देते हैं। इसी को कहते हैं क्या? बल्क फ्लो। ठीक है ना, एक्वापोरीन के कारण जो है जबरदस्ती उठा के पटक देते हैं, इसी को कहते हैं हम क्या? बल्क फ्लो। ठीक है ना, द एक्वापोरीन प्रोटीन सर्व्स एज ए वाटर फील्ड चैनल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं? वाटर फील्ड चैनल बुलाते हैं किसके? मेम्ब्रेन को पार करते हुए। जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, तो यह जो प्रोटीन है ये इस पूरे मेम्ब्रेन को पार करेगा और ये वाटर फ्लो चैनल बनाएगा। इसी के रास्ते के थ्रू वाटर क्या होगा? इसके अंदर इंटर हो जाएगा। द फ्लो थ्रू दिस चैनल इज accomplished by सब माइक्रोस्कोपिक बल्क फ्लो। किसके थ्रू? सब माइक्रोस्कोपिक बल्क फ्लो के थ्रू होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। दिस पाथवे begins at the root epidermis and continues symplastically and apoplastically to the endodermis. The path continues to the vascular cylinder of the root. तो जो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के कारण जो वाटर का मूवमेंट होता है वो शुरू होता है कहां से? रूट हेयर से शुरू होता है। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के कारण जो वाटर मूवमेंट है वो शुरू होता है रूट हेयर से, और रूट हेयर से शुरू होने के कारण, ठीक है ना, रूट हेयर, फिर जो है एपिडर्मिस, फिर इंडोडर्मिस, फिर जो है पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, यहां तक पहुंचता है किस तरह से? तो सिम्प्लास्टिकली और एपोप्लास्टिकली। सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक जो है, इसके पीछे जो है ये दो कॉन्सेप्ट है, अभी मैं बताऊंगा क्या है सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक। ठीक है कॉन्सेप्ट। तो
टू द इंडोडर्मिस तक। सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक कॉन्सेप्ट से इंडोडर्मिस तक पहुंचता है और यही पाथ जो है कंटिन्यूड रहता है कहाँ, वेस्कुलर सिलेंडर तक। ठीक है, अब देखिए एसेंट ऑफ सैप। तो पहले हमको इसमें देखना होगा कि व्हाट इज द जाइलम एनाटॉमी, जाइलम की एनाटॉमी क्या है, फिर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। ठीक, कैसे एसेंट ऑफ सैप होता है, तो देखिए पहले हम समझते हैं जाइलम एनाटॉमी क्या है। तो जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल अपवर्ड इन प्लांट्स रूट्स एंड स्टेम। ठीक है ना, तो अगर आपसे ये पूछे कि जाइलम का काम क्या है, तो ये वाटर का कंडक्शन और मिनरल का कंडक्शन करते हैं, किसमें, रूट से जो है स्टेम तक। ठीक, अगला देखें कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ ट्रेकेरी एलिमेंट्स। दो तरह के इसके पास ट्रेकेरी एलिमेंट्स होते हैं, एक ट्रैकिड्स होता है और दूसरा वेसल होता है। ट्रैकिड्स और वेसल। वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट्स ओनली इन एंजियोस्पर्म। वेसल किसके अंदर है, एंजियोस्पर्म के अंदर है। एंड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। और वेसल जो है कुछ स्मॉल ग्रुप्स जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो वेसल एलिमेंट ये ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इन एडिशन टू ट्रेकेरी एलिमेंट, ठीक है ना, द जाइलम टिश्यूज आल्सो कंटेन पेरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है क्या होगा, पेरेन्काइमा सेल्स और फाइबर्स। तो देखिए क्या क्या है इसके अंदर। एक जाइलम के अंदर 4 तरह के सेल्स, ट्रैकिड्स हो गया, वेसल हो गया, पेरेन्काइमा हो गया और फाइबर्स हैं। तो ये पेरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज फंक्शन का होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जाइलम एलिमेंट का कौन सा सेल जो है वो स्टोरेज फंक्शन का होता है। तो पेरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज फंक्शन का होता है और फाइबर जो है वो मैकेनिकल फंक्शन का होता है। किस फंक्शन का, मैकेनिकल फंक्शन का। ठीक, अब आगे देखें तो ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्स। ट्रैकिड्स कैसे हैं, वो इलोंगेटेड हैं और स्पिंडल शेप्स हैं। द वॉल ऑफ दीज सेल्स आर हैवी लिग्निफाइड। और इसके वॉल कैसे हैं, लिग्निफाइड है, विथ ओपनिंग इन द वॉल सेल वॉल कॉल्ड पिट्स। अब देखिए ये ट्रैकिड्स जो है वो इलांगेटेड है, ऐसे इलांगेटेड है। ठीक है ना, ये ट्रैकिड्स क्या है, इलांगेटेड है और इनका वॉल जो है वो हैवली लिग्निफाइड है, लिग्निन से बना हुआ वॉल है इनका। और इसमें जो है ओपनिंग पाए जाते हैं, ओपनिंग पाए जाते हैं, इसी को कहते हैं हम क्या, पिट्स कहते हैं। तो ये चीज ये पूछा जाता है कि पिटेड सेल कौन है, तो ट्रैकिड्स है, ध्यान रखिएगा। पीटी यानी कि पिटाई, और पिटाई से पी से पिट्स और टाई से जो है ट्रैकिड्स हो गया। ठीक है ना, तो पिट्स जो है किस में पाए जाएंगे, ट्रैकिड्स में पाए जाएंगे। और कैसे होंगे, हैवली लिग्निफाइड होंगे। और ट्रैकिड्स का काम क्या है भैया, तो ट्रैकिड्स जो है वाटर फ्लो में मदद करेगा। ठीक है ना, अब देखिए वाटर फ्लोज बिटवीन ट्रैकिड्स बाय मींस ऑफ न्यूमरस पिट्स इन देयर लेटरल वॉल। तो न्यूमरस पिट्स के कारण जो है इसके लेटरल वॉल में जो पिट्स होते हैं उसी के कारण वाटर फ्लो होता है। अब वेसल एलिमेंट कैसे होते हैं, तो वेसल एलिमेंट्स आर शॉर्टर एंड वाइडर सेल्स देन ट्रैकिड्स। तो वेसल एलिमेंट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और क्या होते हैं, वाइडर होते हैं, चौड़े होते हैं, किसकी तुलना में, ट्रैकिड्स की तुलना में। एंड हैव परफोरेटेड इंड वॉल। और इसके इंड वॉल जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं। that form a perforated plate at in each inch of cells। तो जैसे जैसे मान लीजिए ये सेल जुड़ा है, यहाँ से सेल जुड़ा है दूसरा, तो यहाँ पे परफोरेशन होगा, तो यह जो है परफोरेटेड इंड सेल का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए लाइक ट्रैकिड्स वेसल एलिमेंट है पिट्स ऑन इट्स देयर लेटरल वॉल। इसके भी लेटरल वॉल के पास पिट्स होते हैं। The perforated end wall allow vessel membrane to stack end to form a larger conductivity called a vessel। ठीक है ना, तो इसकी ये perforated end होते हैं। आगे फिर से एक बार देखिए इसको कि the perforated end wall allow vessel membrane to be stacked end to form a large conduct कार्ड ए वेसल। तो ये जो है एक लार्ज कंडक्ट यानी कि वाटर कंडक्शन के लिए जो है हेल्पफुल होकर के वेसल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए बिकॉज ऑफ देयर ओपन इंड वॉल वेसल्स प्रोवाइड ए वेरी इफिशिएंट लो रेजिस्टेंट पाथवे फॉर वाटर मूवमेंट। तो ये जो है वेसल क्या करता है कि ये जो है ओपन इंड वॉल के कारण वेसल जो है क्या करता है, इफिशिएंट लो रेजिस्टेंट पाथवे, वाटर के मूवमेंट के लिए जो है इफिशिएंट लो रेजिस्टेंट पाथवे जो है वो क्या करता है, देता है, अच्छा रास्ता देता है, जिसके कारण जो है वाटर का मूवमेंट होता है। तो वेसल क्या करेगा, वाटर का मूवमेंट करेगा।
पैरेन्काइमा स्टोरेज करेगा, फाइबर जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, और ट्रैकिड्स भी जो है इसको क्या करता है, वाटर फ्लो में जो है मदद करता है। तो सबसे अच्छा अगर वाटर फ्लो पूछा जाए तो वो वेसल के माध्यम से होता है, देन जो है ट्रैकिड्स के माध्यम से, और बाकी जो है यह क्या है, पैरेन्काइमा और फाइबर जो है वो स्टोरेज फंक्शन के होते हैं। आगे अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म क्या है एसेंट ऑफ सैप की, अगर इसको हम देखें किस तरह से जो है मूवमेंट होता है, एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, अगर इसको हम देखें ध्यान से तो देखिए आप कि मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप को अगर ध्यान दें तो चलिए ठीक हो गया, अभी कटा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप को देखें तो अनलाइक एनिमल, प्लांट्स डू नॉट हैव ए हार्ट और ए सर्कुलेटरी सिस्टम टू मूव वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है ना। तो प्लांट्स के पास कोई हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू जो है वाटर क्या हो, सॉइल से मूव हो टू द लीव्स, कहाँ से, सॉइल से जो है लीव्स तक। डिस्पाइट दिस द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम अकर्स विथ फेयरली हाई रेट्स, ठीक है ना। किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है, और रेट जो है वो हाई होता है। हाउ इज दिस मूवमेंट एकम्प्लिश्ड, कैसे यह मूवमेंट पूरा होता है, अगर इसकी बात करें तो ए लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन इज वेदर वाटर इज पुश्ड और पुल, तो ये पूछा जा सकता है कि वाटर जो है पुश होता है कि पुल होता है। अगर इसकी बात करें तो थ्रू द पुश मूवमेंट या पुल मूवमेंट के थ्रू जो है वाटर मूव करता है। तो मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट, वाटर क्या होता है, प्लांट के द्वारा पुल किया जाता है, एंड दैट द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस पर्पज इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स, और पुलिंग के लिए जो फोर्स आता है, जब भी आप कोई चीज खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, ताकत लगेगा, और वह ताकत कहां से आता है, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू आता है। किसके ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो लीव्स के ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है ना। अब ट्रांसपिरेशन क्या करता है, तो भाई ट्रांसपिरेशन जनरेट ए नेगेटिव प्रेशर इन जाइलम, ठीक है ना, इन द लीव्स। ट्रांसपिरेशन के क्या कारण क्या होगा, तो लीव्स के जाइलम के अंदर जो है नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, नेगेटिव प्रेशर विकसित होगा। दिस इज रेफर्ड टू एज कोहेशन टेंशन मॉडल, और इसी को क्या कहेंगे हम, कोहेशन टेंशन मॉडल कहेंगे, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल भी, क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल ऑफ वाटर। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जॉली, तो डिक्सन और जॉली की ये थ्योरी है, कौन सा, कोहेशन टेंशन मॉडल। अब कोहेशन, अडेशन और सरफेस टेंशन क्या होता है इसकी बात करें और मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सपोर्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ वाटर कॉलम, वाटर के अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो वाटर कॉलम के फॉर्मेशन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। इन जाइलम वेसल एंड देयर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर आर डिस्क्राइब, ठीक है। तो कोहेशन देखिए आप लिखा ना, कोहेशन टेंशन मॉडल, ठीक है। कोहेशन और टेंशन मॉडल क्या है, तो पहली चीज तो ये समझे कि कोहेशन क्या है, तो कोहेशन जो है म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आप देखेंगे वाटर ड्रॉप्स को, ये जो है अगर बूंद को रखेंगे तो यहाँ पे एक सरफेस टेंशन के कारण ये जो है गोलाकार रूप डेवलप कर लेता है, गोल स्फेरिकल इन शेप रहता है। अगर एक बूंद वाटर को किसी प्लेन सरफेस पे आप रखें, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, सरफेस टेंशन। अब देखेंगे तो जैसे जैसे इसमें आप जो है ड्रॉप को बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे कुछ समय तक जो है यह अपनी आकृति को बरकरार रखेगा, फिर ये धीरे से क्या होगा, ये एक तरफ जो है लुढ़केगा, बहेगा, ठीक है। तो बहेगा भी तो ऐसा नहीं है कि जो है अब सारा का सारा जो है मॉलिक्यूल्स बहता, जैसे जैसे आप यहाँ बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो है क्या होगा, बहेगा, बढ़ना शुरू होगा। तो मॉलिक्यूल्स के बीच ऐसा कि ये अब अविरल नहीं हो जाएगा कि परमानेंट बहेगा। अगर यहाँ से आप जो है ड्रॉप्स को ऐड करना रोक देंगे तो क्या होगा कि ये भी जो है एक निश्चित दूरी तक ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ क्या है, म्यूचुअली जो है अट्रैक्टेड हैं, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है यह ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, कोहेशन। अब एडेशन क्या है, एडेशन का मतलब होता है चिपकना, अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टू द पोलर सरफेस, ठीक है ना, अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टू द पोलर सरफेस। तो एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कि जब आप देखें यहाँ से कि जब वाटर ड्रॉप को आप बढ़ा रहे हैं तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बहना शुरू होगा, और एक निश्चित दूरी तक जाने के बाद रुक जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉप क्या करेंगे, रोकेंगे। लेकिन अब इसके बाद जब कुछ समय बाद देखें तो अगर वाटर जो है क्या होगा, अब जितना भी पानी आप यहाँ से डालोगे
जितना भी पानी आप डालोगे इसी रास्ते से होकर के निकलेगा, कोई अन्य रास्ते, जब यहाँ पे वाटर की संख्या बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी, तब कोई दूसरा रास्ता अख्तियार होगा, अदरवाइज इसी रास्ते से जो है वो निकलेगा। ऐसा आप देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में। तो ये जो है क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इस पोलर सरफेस के कारण क्या है, अडेशन है, चिपके हुए हैं, और उसी रास्ते से जो है वाटर का मूवमेंट हो रहा है। तो अडेशन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टू द पोलर सरफेस, यानी कि किसी पोलर सरफेस के साथ वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उसका चिपकना जो है क्या है, एडेशन है। दूसरी बात, मैंने सरफेस टेंशन को आपको शुरुआत में ही बता दिया कि वाटर मॉलिक्यूल जो है अगर एक ड्रॉप आप किसी प्लेन सरफेस पे डालें तो वह जो है क्या करता है, अपना स्फेरिकल शेप जो है वह विकसित करता है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप जो है वो किसके कारण होता है, तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो आप देखिए कि द वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर, ठीक है ना, इन द गैस फेज। ठीक, तो गैस फेज की जगह पे लिक्विड फेज में जो है, यानी कि वेपर्स जो है वो गैस फेज है वाटर का, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन नहीं पाया जाएगा। जबकि आप लिक्विड फेज में देखेंगे तो सरफेस टेंशन पाया जाता है, जिसके कारण ये वाटर मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, गोला हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज के कारण, कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन के कारण जो है लीफ से जो है, जब जाइलम के अंदर जब निगेटिव फोर्स विकसित होता है तो वही निगेटिव फोर्स जो है कंपैरेटिवली जो है स्टेम के अंदर आता है, फिर वही निगेटिव फोर्स जो है कंपैरेटिवली जो है किसके अंदर आ जाता है, रूट्स के अंदर, रूट्स के जाइलम के अंदर। और रूट्स के जाइलम के अंदर जब निगेटिव फोर्स आता है तो वह इंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जो है कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस और फिर रूट हेयर तक डेवलप होता है, जिसके कारण वाटर का क्या होता है, इनटेक होता है। और इसी वाटर के इनटेक की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोहेशन टेंशन मॉडल ऑफ डिक्सन एंड जॉली। कोहेशन टेंशन मॉडल ऑफ डिक्सन एंड जॉली। तो ये जो था एक जनरल कॉन्सेप्ट था आपका, किसको लेकर के, जनरल कॉन्सेप्ट था आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को लेकर के, कि कैसे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसके बीच हम लोगों ने चर्चा किया रूट की, इंटरनल स्ट्रक्चर की, उसके अंदर 4 रीजन होते हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। डिफ्यूजन मूवमेंट क्या है, फ्लेक्स लॉ के द्वारा जो है यह डिफाइन होता है। इंटीग्रल प्रोटीन्स का क्या नाम है, तो एक्वापोरिन नाम है, और एक्वापोरिन जो है वाटर के फ्लो के लिए चैनल प्रोवाइड करता है, जिसको हम बल्क फ्लो के नाम से जानते हैं। ठीक है, एसेंट ऑफ शेप में जाइलम की एनाटॉमी आपने देखा है कि जाइलम के अंदर 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ट्रैकिट्स, वेसल, एलिमेंट। मैंने आपको रूट का भी ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे डिटेल बताया था। साथ में जो है अगर आप देखें तो इन सारे चारों सेल्स के जैसे ट्रैकिट्स हैं, वेसल, एलिमेंट है, पेरेन्काइमा है और फाइबर्स हैं, इनकी जो है मैंने आपको कार्यशैली बताई और इसका शेप भी बताया, स्ट्रक्चर बताया। फिर मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप में आपको जो है कोहेशन टेंशन मॉडल की बात की गई डिक्सन एंड जॉली से, और ये जो है ट्रांसपिरेटरी पुल की बात की गई। इसमें एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था कि वाटर का मूवमेंट किसके द्वारा होता है, पुल के द्वारा कि पुश के द्वारा, तो वास्तव में पुल पुश के द्वारा होता है, ठीक है ना, सॉरी पुल के द्वारा होता है। और इसी इसको कहते हैं ट्रांसपिरेटरी पुल, किसके द्वारा होता है, पुल के द्वारा, पुश के द्वारा नहीं, पुल के द्वारा होता है। और इसको कहते हैं हम ट्रांसपिरेटरी पुल, जो लीव्स के अंदर जो है, लीव्स के जाइलम के अंदर जो है निगेटिव फोर्स के रूप में डेवलप होता है। और यह जो मॉडल, जो ट्रांसपिरेटरी पुल मॉडल जो है, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कोहेशन टेंशन मॉडल या ट्रांसपिरेटरी पुल मॉडल। और इसको प्रपोज किया था किसे, डिक्सन एंड जॉली ने। यहाँ पे बात किया हम लोगों ने कोहेशन की, एडेशन की और सरफेस टेंशन की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिर मिनरल न्यूट्रिशन की, कि क्या मिनरल न्यूट्रिशन है, माइक्रो एलिमेंट्स क्या है, मैक्रो एलिमेंट्स क्या है, और इनके जो है प्लांट्स लाइफ पे क्या है, रोल क्या है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग इसी पर रोकेंगे। आज बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इस पे डिटेल लेक्चर चूंकि मैं क्लास में दे चुका था और फिजियोलॉजी का पोर्शन चल रहा था, तो आप भूले नहीं, एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है और यह कॉन्सेप्ट जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लाइफ टाइम आपके दिमाग में रहेगा कि वाटर का मूवमेंट जो है प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग चैनल पे आज नए जुड़े, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रहा हो। ठीक है, कोई सुझाव हो तब भी आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव प्रस्तुत करें, बताएं। ठीक है, और चैनल के ग्रोथ में आप मदद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप।